अमूमन हम ये देखते हैं कि बिहार में शिक्षक तो हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी सही नहीं होती, या तो उनके पढ़ाने का ढंग उस तरीके से नहीं है। इसको सरकार कैसे ला पाएंगे? आप देख रहे हैं ना, बीपीएससी के थ्रू आज टीचर बहाल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बहुत कठिन परीक्षा के दौर से गुजर करके निकल रहे हैं। और हम आपको कहते हैं कि हमने सदन में उठाया था मामला, आज हम फिर कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। और इनको मीटिंग में जाना होता था, ये बाय रोड नहीं जा करके ट्रेन से जाते थे और ट्रेन से आते थे। बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं को हमने देखा है भागलपुर से कहलगांव ट्रेन से आते और फिर ट्रेन से जाते हुए अपनी बड़ी बड़ी मैंने चमचमाती गाड़ियों को भागलपुर में छोड़ दिया करते थे। बारात आज चली तो दूसरे दिन बारात पहुंचती थी, शादी आज है एक दिन बाद बारात पहुंचती थी। पेशेंट दम तोड़ देता था रास्ते में ही, रोज एक्सीडेंट। कभी एक पिता अपने बच्चे को कि किताब दिलाने ले जा रहा था, ही पकड़तल्ला में सेंट जोसेफ में, पिता पुत्र दोनों को कुचल दिया। पति पत्नी जा रहे थे, उसको कुचल दिया। एक बूढ़ा बुजुर्ग जा रहा है इलाज कराने, उसको कुचल दिया। मतलब एक आतंक था, समझ जाइए। और उसके खिलाफ हम विधानसभा में खड़े हुए और जो इस स्टोन चिप्स का जो अवैध कारोबार था उसको हमने यहाँ से ख़त्म। सेल्फ डिफेंस में राइफल्स मिले, हमने रखा है। हमारे सुरक्षा में जितने तैनात जवान हैं सबके पास शॉर्ट रेंज का हथियार है। 50 मीटर 60 मीटर तक ये मार कर सकते हैं। कार्बाइन है जो भीड़ में ये कर सकते हैं। हमारे सुरक्षा में लंबे दूरी के मार करने के लिए लंबे दूरी के लॉन्ग रेंज का कोई हथियार हमारी सुरक्षा में सरकार ने नहीं। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पीरपैंती के विधायक ललन पासवान जी के साथ। इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री योजना के तहत 4 केंद्रीय विद्यालय आखिर पीरपैंती क्षेत्र को ही क्यों दी गई, इसके पीछे की वजह क्या है। और एक बात हम और भी बता दें कि किस तरीके से ललन पासवान जी का राइफल वाला वीडियो जो है वो अब सुर्खियां बटोर रहा है। इनसे भी सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर वीडियो के पीछे की क्या राज है और किस तरीके से ये राइफल वाली वीडियो जो है इनकी वायरल हुई। तो चलते हैं ललन पासवान जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। पहले हम केंद्रीय विद्यालय पे बात कर लेते हैं सर। किस तरीके से प्रधानमंत्री योजना के तहत चारों केंद्रीय विद्यालय जो पीरपैंती क्षेत्र को ही आखिर क्यों दिए गए? अब ये प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर के मैंने काफ़ी ही दूरदृष्टि की सोच है। और जो गाँव में बैठे प्रतिभा को उभारना उनका लक्ष्य है। इसलिए है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक पैटर्न आया है और पूरे देश में इस तरह के विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां पर ज़रूरत है उनकी, जहां पर बाहुल्यता अधिकता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भागलपुर जिला में, बिहार के भागलपुर जिला में 4 जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सिलेक्शन हुआ है। अब सरकार उसको भी सेंट्रल स्कूल के तर्ज पर उसको डेवलप करेगी और सभी 4 विद्यालयों में 100 बेड के छात्रावास बनेंगे वहाँ पर SC ST के बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए। और उस हिसाब से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। आज 4 का शिलान्यास था और हम सब भाग्यशाली हैं कि 4 भागलपुर जिले का 4 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मेरे पीरपैंती विधानसभा को मिला है। पहला है कैरिया को मिला है, कैरिया में एक हुआ जिसका आज हमने शिलान्यास किया। और वो दिल्ली से जो है कि ऑनलाइन मैंने VC के माध्यम से माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। उनके साथ बाकी नेता उपस्थित रहे, मैं यहाँ पर रहा, मैंने स्कूल में रहा। इसके बाद सलेमपुर सैनी जो है हमारे यहाँ कहलगांव प्रखंड के। इसके बाद पीरपैंती में खबासपुर में जो है खबासपुर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खबासपुर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बाखरपुर, ये 4 हैं। चारों जगह हॉस्टल्स बनने हैं 100 बेड के, स्टाफ्स क्वार्टर, टीचर्स के क्वार्टर्स बनने हैं, बिल्डिंग का अपना ये होगा। तो आज उसका शिलान्यास हो गया और काम प्रगति से होगा। अब है कि लगातार हम दर्शाते रहें, विधानसभा में गए, हमने बताया कि हम एक रिजर्व सेट से आते हैं और किस तरह से आज भी खास करके गरीब समाज के बच्चों में, दलित आदिवासी समाज के लिए जो है कि क्वालिटी एजुकेशन बड़ी दुर्लभ हो गई है। जिस तरह से स्कूलों का व्यवसायीकरण हुआ है, जिस तरह से प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल जिस तरह से डेवलप हुए हैं, स्कूलों की दुर्दशा ऐसी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह से व्यवसायीकरण हुआ है, इसका बाजारीकरण हो गया, वैसे दौर पर हमारे बच्चों को
क्वालिटी एजुकेशन जो है नहीं मिल रही थी। तो और इसको हम लगातार सदन में उठाते रहे। सेंट्रल में भी जब भी बैठक हम इसको सजेस्ट करते रहे, लोगों को समान शिक्षा मिले, समान स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। तो इस दिशा में भारत सरकार की बहुत बड़ी पहल है, कदम है। और सर्वे हुआ निश्चित तौर पर, और चारों विद्यालय हमारे यहाँ आए हैं। बाकी जगहों पर भी अगले फेज में, दूसरे फेज में डेवलप किए जाएंगे। हर विधानसभा में कुछ न कुछ विद्यालय आना है, और हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। आज बताइए कि विधानसभा के अंदर 4 चेयर जो PM श्री केंद्रीय विद्यालय है, हर विधानसभा के हर पंचायत 4700 पंचायत में +2 स्कूल हो गया है। हमारे विधानसभा के अंदर अब देखिए कि पहले एक भी डिग्री कॉलेज नहीं थी, फिर 35 डिग्री कॉलेज हुआ, और हमने उसके पूरे बिहार के लिए मांगा था। तो सरकार ने पूरी योजना बनाकर पूरे बिहार को दिया है ब्लॉक लेवल। फर्स्ट फेज में 356 नए डिग्री कॉलेज। और सबसे खुशी की बात है, बड़ा शहर, बड़ी यूनिवर्सिटियां तरस रही थी कि हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। आज हमारे पीरपैंती में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हो गया, और सारी निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है करीब। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि भवन के निर्माण में 2 साल 3 साल लगेंगे, तब तक जो है कि सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग 2025 और 26 और 27 का सेशन विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये तय हुआ है तत्काल जो है कि कोई एक ब्लॉक जो है कि कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कोई एक ब्लॉक को लिया जाएगा, उनके साथ सहमति पत्र साइन किया जाएगा, और सबौर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का सेशन स्टार्ट कर, तो 26 से पढ़ाई शुरू। तो अपने आप में बड़ी बात है, अद्भुत है। और हम लोग लगातार प्रयासरत रहे, आगे भी प्रयासरत रहेंगे कि और फिर 35 अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में 8वीं सदी में भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र रहा है, पूरी दुनिया को ज्ञान का रोशनी दिया है। हम समझते हैं कि हमारा जो है कि फिर से हम विश्व गुरु बनने की तरफ से बढ़ रहे हैं, और फिर 35 उसमें महती भूमिका रहेगी। आपने जो कुछ बताया, इसमें 2 चीज़ें जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो ये कि विद्यालय तो बनेंगे, लेकिन शिक्षकों की क्वालिटी क्या रहेगी? आप जान लीजिए कि बिहार सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य है, और जितनी शिक्षकों की भर्ती बिहार सरकार ने किया है, भारत में किसी राज्य में इतनी शिक्षकों की भर्ती नहीं है। आज देखिए हर जगह +2 टीचर आए हैं, हाई स्कूल के टीचर आए हैं, और ये पहली बार यहाँ पर हुआ बिहार में कि पहले टीचर ही प्रमोट होकर के हेडमास्टर हो जाते थे। अब जो है कि प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, हेडमास्टर की अलग से बहाली हुई, अलग से एग्जामिनेशन हुआ, अलग से प्रतियोगिता हुई, अलग से उनको नियुक्त किया गया है, उसको मैंने हेडमास्टर के रहेंगे, ताकि उसको और प्रशिक्षण उसको एडमिनिस्ट्रेशन का दिया जाएगा। इसलिए कि और यहाँ पर सब टीचर मिले हुए, और पर्याप्त जो बाकी है प्रक्रिया उसकी जो है कि बहाली की भी जारी है। शिक्षक की कोई कमी नहीं रहेगी। अब बता देते हैं आपको, ये दौर है शिक्षा और स्वास्थ्य का। गांव-गांव सड़क चली गई, घर-घर बिजली चली गई, और सभी नगर जुड़ गए, राजधानी, सभी ज़िले राजधानी से जुड़ गए, सभी गांव प्रखंड से जुड़ गए, सभी प्रखंड ज़िले से जुड़ गए। अब जो करना है वो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम होगा, शिक्षा स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर। तो और टीचर की कोई कमी नहीं रहेगी। आने वाले समय में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैरवी करेंगे कि हमारा सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। और जब ये जो चारों PM श्री केंद्रीय विद्यालय हुए हैं, तो आप समझिए एक तरह से इसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया। भारत सरकार का वो उपक्रम हो गया, भारत सरकार का है जो कि वो हो गया। तो इसके लिए जो टीचर्स की, संसाधन की, बिल्डिंग्स की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से बजट बनेंगे। अमूमन हम ये देखते हैं कि बिहार में शिक्षक तो हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी सही नहीं होती, या तो उनके पढ़ाने का ढंग उस तरीके से नहीं है। इसको सरकार कैसे ला पाएंगे? आप देख रहे हैं BPSC के थ्रू आज टीचर बहाल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक बहुत कठिन परीक्षा के दौर से गुजर करके निकल रहे हैं। और हम आपको कहते हैं कि हमने सदन में उठाया था मामला, आज हम फिर कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है इस देश में। इस पर सरकार विचार भी कर रही है कि जितने सरकारी वेतनभोगी हैं, जिनका पेमेंट जो है कि ट्रेजरीज होता है और सरकार के खजाने से होता है, वे लीगली बॉन्डेड होना चाहिए उनको कि भाई आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे और आप और अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं।
इस तरह के कानून किस देश में जरूरत है? जिस दिन ये कानून बन गया, जिस दिन हम लोगों का MP MLA मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का बच्चा, जिस दिन अब जो है कि अधिकारी चपरासी कर्मचारी सबका बच्चा जिस जो है एक स्कूल में पढ़ेगा और उस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो अपने आप जो है कि तमाम खामियां, तमाम अव्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी और रातों रात स्कूल और अस्पताल का कायाकल्प हो जाएगा। तो पीरपैंती क्षेत्र के जितने भी नेता हैं उनके बच्चे जाएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए? हम कह रहे हैं कि आज बिहार में शराबबंदी है, शराब पीने वाले को भी शराब छोड़ना पड़ा और जो शराब नहीं छोड़ दिए वो बिहार छोड़ दिए, ठीक है ना? जो शराब नहीं छोड़े तो बिहार छोड़ दिए और फिर भी बिहार में रह के भी शराब पी रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही, जेल जा रहे हैं, फाइन हो रहा है। जिस दिन ये कानून बन गया कि जितने सरकारी वेतनभोगी हैं, जो सरकार, हम भी सरकार से वेतन लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं, सारे MP MLA लेते हैं, जो भी सरकार के खजाने से वेतन लेते हैं, सरकार के ट्रेजरी से उनका पेमेंट होता है, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। और जिनको नहीं पढ़ाना है तो सरकारी नौकरी छोड़ेंगे, सरकारी नौकरी लेने करोड़ों लोग के लाइन लगी सरकारी नौकरी के लिए। जिनको सरकारी नौकरी करना है, जिसको MP MLA बनना है, जिसको मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनना है, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। कानून को तो मानना पड़ेगा, किसी को मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है? आपको कानून को तो मानना ही मानना है। सबसे बड़ा धर्म है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में, उसका कानून को माने। जिस दिन ये कानून बन जाएगा सब मानेंगे, ललन कुमार के साथ साथ सब लोग मानेंगे और जो नहीं मानेंगे सरकारी नौकरी छोड़ेंगे, सरकारी पद को छोड़ेंगे। हम लगातार क्षेत्र में ललन जी घूम रहे हैं, लगातार पब्लिक रिपोर्टिंग ले रहे हैं, लेकिन एक बात जो तकलीफ़ ये लगती है कि लोग जो है अपने विधायक को नहीं पहचान पा रहे हैं। मतलब नाम भी पता नहीं है उनको, पूछने पे वो बोलते हैं पता नहीं, विधायक जी का तो नाम ही पता नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी आप लोग जनता से नहीं बना पा रहे हैं? क्या ऐसी बात हो रही है? ये जो भी है आपको, ये दुष्प्रचार है, ये विरोधियों का। अब विरोधी हमको तो विकास में हमको थका हरा नहीं सकते। विकास की कल्पना हमने अभी गिना दिया, शिक्षा क्षेत्र में कितने विकास में। आप स्वास्थ्य के देखें, गांव-गांव में अस्पताल खुली है। मेरा एक अस्पताल है, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ अभी 151 किस्म की दवा रह रही है। हमारा जो है आयुष्मान अस्पताल जो खुला है, 151 किस्म की, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए, पार्टी को अपनी माँ का दर्जा देते हुए हमने पार्टी के साथ खड़ा रहा और सरकार को बचाया, उस जो विरोधियों के षड्यंत्र को ख़त्म किया। उस समय से लगातार मैंने कि धमकियाँ आई। मैं यहाँ पर, आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क था, यहाँ पर रैकेट था अवैध चिप स्टोन्स कारोबार का। आप जान रहे जिस तरह से ED ने काम किया, किस तरह से इस तरह का हुआ कि आप यहाँ से हज़ारों, 5,000 7,000 गाड़ियाँ प्रतिदिन कुर्सेला तक, नौगछिया तक, बिहपुर तक जाम लगी रहती थी। आप समझिए कि जाम का आलम ये था कि कहलगांव का अनुमंडल पदाधिकारी और कहलगांव के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी भी भागलपुर, इनको मीटिंग में जाना होता था, ये बाय रोड नहीं जा करके ट्रेन से जाते थे और ट्रेन से आते थे। बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं को हमने देखा है भागलपुर से कहलगांव ट्रेन से आते और फिर ट्रेन से जाते हुए अपनी बड़ी बड़ी मैंने चमचमाती गाड़ियों को भागलपुर में छोड़ दिया करते थे। बारात आज चली तो दूसरे दिन बारात पहुंचती थी, शादी आज है, एक दिन बाद बारात पहुंचती थी। पेशेंट दम तोड़ देता था रास्ते में ही, रोज एक्सीडेंट। कभी एक पिता अपने बच्चे को कि किताब दिलाने ले जा रहा था ही पकड़तल्ला में, सेंट जोसेफ में, पिता पुत्र दोनों को कुचल दिया। पति पत्नी जा रहे थे, उसको कुचल दिया। एक बूढ़ा बुजुर्ग जा रहा है इलाज कराने, उसको कुचल दिया। मतलब एक आतंक था, समझ जाइए। और उसके खिलाफ हम विधानसभा में खड़े हुए और जो इस स्टोन चिप्स का जो अवैध कारोबार था उसको हमने यहाँ से ख़त्म कराया। लगभग 5,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई और इसके विरोध में जब हमने इस पर एक्शन लिया तो हमको जो है कि जो स्टोन माफिया का धमकी आया, हमारे राकेश सिंह राठौड़ थे हमारे अध्यक्ष, उसके घर पर लोगों ने जाके हमला किया। हमारे जो है भाई लोग, परिवार लोग रहते हैं, उसके वहाँ जाकर हमला हुआ, FIR हुए, 10-10 लोग जेल गए हैं, 10-10 लोग इसमें जेल गए, अच्छे कई पर केसेस हुई है, पुलिस केसेस हुई है। ये सब हाई कोर्ट पर वो लोग बेल पर हैं। फिर हमें नक्सली धमकी दे गई और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नक्सली धमकी दी गई और उनको दिया गया। पुलिस को हमने अवगत कराया, भागलपुर पुलिस को। 2 घंटे के अंदर वो मोबाइल पकड़ा गया जिस मोबाइल से हमको मैसेज आया था, लेकिन आज तक उस मामले में एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अब पुलिस कहाँ विवश है, क्या मजबूरी है, ये तो हमसे कह पड़े हैं। फिर हमने सरकार को बताया, हमने अप्लाई किया अपने आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, हथियार के लिए। मुझे पिस्टल और राइफल्स दिए गए हैं। मेरे सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात हैं अभी,
6 थे, उसमें से कटौती कर दी गई। इस स्टोन कारोबार के चीज में यहाँ की लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व थी, लोकल दरोगा। आप कभी खड़े हो जाइए, अभी भी देखिएगा ये लुकी छुपी ओवरलोडेड स्टोन चिप्स इधर से चलती है, जो थानेदार चलवाता है मिल करके, जो भी है थानेदार, पुलिस मिली हुई है। मेरी 2 सुरक्षा को कटौती कर लिया गया। हमको सेल्फ डिफेंस में राइफल्स मिले, हमने रखा है। हमारे सुरक्षा में जितने तैनात जवान हैं सबके पास शॉर्ट रेंज का हथियार है, 50 मीटर 60 मीटर तक ये मार कर सकते हैं। कार्बाइन है जो भीड़ में ये कर सकते हैं। हमारे सुरक्षा में लंबे दूरी के मार करने के लिए लंबे दूरी के लॉन्ग रेंज का कोई हथियार हमारी सुरक्षा में सरकार ने नहीं लगाया है, तो हमको फिर राइफ़ल मिला है। राइफ़ल है कि लंबे दूरी का इसमें है कि 1 किलोमीटर तक हम लोग अच्छे से इस पर कर सकते हैं। अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, अस्पताल में घुसकर, स्कूल में घुसकर, कॉलेज में घुसकर फायरिंग हो जा रही है। कोई मोटरसाइकिल से आएगा, फायरिंग करके चला जाएगा, हमारा बॉडीगार्ड का रेंज ही नहीं कि उसको कवर कर सके, उसको मार सके। तो फिर हमारा राइफ़ल है कि मोटरसाइकिल के क्या फॉर्च्यूनर से भी आएगा तो निकल नहीं पाएगा, हम 1 किलोमीटर तक उसको मार के वहीं गिरा सकते हैं। तो ये आप खुद से चलाएंगे या अदर बंदूकधारी चलाना है ना? मुझे सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया। और एक सवाल उठता है, मैंने भी सुना आप लोगों के माध्यम से, कि खुद क्यों रखते हैं? तो जान लीजिए सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है, और जो है कि वो इसके लिए होता है रिटेनर बहाल होता है कि हमको अगर असुविधा है तो हम कोई राइफल ढोने वाला हम रख सकते हैं। तो हम नया लाइसेंस मिला है, हमने रिटेनर के अप्लाई किया है, सरकार हमको रिटेनर दे देगी, राइफल होल्डर्स जो उसको रखेगा तो फिर वो लेके चलेगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि रिटेनर के पास बंदूक रहेगी, राइफल रहेगी, लेकिन उसकी गोली जो बुलेट से हमको खुद अपने पास रखने पड़ेंगे। ये प्रोविजन है कानून में। रिटेनर हमेशा अनलोडेड राइफल्स रखेगा, लेकिन अगर हम रखते हैं तो लोडेड राइफल रखते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास लोडेड रहता है, रिटेनर के पास अनलोडेड होगा। तो रिटेनर बहाल होगा सिचुएशन, और ये देख करके हम लोग करेंगे। और मतलब कि हम तो यही कहेंगे कि हर किसी को भी हक है अपने आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस की। सरकार ने हमको विधि सम्मत लाइसेंस दिया है और हम अपने सेल्फ डिफेंस में इसको लेकर के चलते हैं। मुझे ज़रूरत पड़ी है, हम लड़े हैं अन्याय के खिलाफ, हम लड़े हैं जनहित के लिए, हम लड़े हैं जन सुविधा के लिए। आप देखें कई ठेकेदार हैं।